दोस्तों, आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद साथियों, आपके अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं रेलवे का वैसा प्रश्न जो कि ग्रुप डी इसे पिछले बार पूछा है, यानी 2018 में जितने ग्रुप डी के एग्जाम हुए हैं उसमें से जो क्वेश्चन पूछा गया है वही प्रश्न हम आपके सामने लेकर के आते हैं। टॉप 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन 10 अलग अलग चैप्टर का होता है और जो कि पूछा हुआ क्वेश्चन होता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा। इसका लास्ट में आपको लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, शेयर करना होगा, जो मर्जी करना होगा कीजिएगा। लेकिन सबसे पहले मेरा हाथ जोड़ करके आपके सामने रिक्वेस्ट है कि कम से कम इस वीडियो को देख लीजिए। इससे क्या होगा कि आप अपना पैटर्न को समझ पाइएगा, क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया था उस चीज़ को आप जान पाइएगा और इसी आधार पर आपका तैयारी होगा और आप क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाइएगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि रूट अंडर 214 प्लस रूट अंडर 107 प्लस रूट अंडर 196 बराबर व्हाट, यानी इतना का वैल्यू निकालना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या किया जाता है कि दाहिने तरफ से काम किया जाता है। किधर से? तो दाहिने तरफ से काम किया जाता है और दाहिने तरफ से देखिए यहाँ पे एक एक रूट पकड़ करके काम कीजिए। तो यहाँ पे देखिए कि ज़्यादा लिखना भी नहीं है। 196 का वर्गमूल कीजिएगा तो 14 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 14 जैसे ही हम 107 में जोड़ेंगे तो यह कितना हो जाएगा? तो 121 हो जाएगा। 121 हो जाएगा। अब 121 का वर्गमूल निकालिएगा तो आप जानते हैं कि 121 का वर्गमूल 11 हो जाएगा और 11 को जैसे ही आप ऐड कीजिएगा 214 में तो 225 हो जाएगा और 225 का वर्गमूल निकाल दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर कितना हो गया? 15। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 8795 को 125 से गुना करना है। 8795 को 125 से गुना करना है। दोस्तों, यहाँ पे समझिएगा, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि जब भी 125 से गुना करना हो तो 3 जीरो बैठा करके और 8 से भाग दिया जाता है। तो यहाँ पे समझिए कि 8795 पर 3 जीरो डालेंगे और 8 से भाग दे देंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। भाग देने के बाद जो आएगा तो यहाँ पे देखिए कितना आएगा आंसर। 8 से इसको हम काटते हैं तो 8 एकम 8, 7 नहीं कटेगा, 2 अंक उतारिएगा तो एक जीरो हो जाएगा। 8 से 8 नमा 72, 7 बचेगा 75, 8 नमा 72, 3 बचेगा, जीरो उतारिएगा 30 हो जाएगा और 30 में 8 से भाग दीजिएगा, 8 3 24, 6 बचेगा 60, 8 सते 56, 4 बचेगा, एक जीरो उतारिएगा 40, 8 बचे 40, यानी 10 99 3 75 आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, एक चीज और सीख लीजिए कि किसी भी संख्या में 25 से गुना करना हो तो उस पर 2 जीरो डाल करके और 4 से भाग दिया जाता है। जब भी आपको 125 से गुना करने के लिए बोला जाए तो 3 जीरो डाल करके 8 से भाग दिया जाता है। 625 से गुना करना हो तो 4 जीरो डाल करके और 16 से भाग दीजिएगा और भाग देने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन। इसमें समझिएगा यहाँ पे कि यह सरलीकरण का क्वेश्चन है और सरलीकरण के इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट गलती करके आते हैं और गलत आंसर मार करके आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हल्का सा आप गलती कीजिएगा, हल्का सा मिस्टेक कीजिएगा, आपका क्वेश्चन गलत होना निश्चित है, यानी तय है। अब यहाँ पे समझिए कि इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यह बार कोष्ठ लगा हुआ है ऊपर में। आप जानते होंगे बोर्ड मास के नियम से कि सबसे पहले बार कोष्ठ का काम होता है ना। तो बार कोष्ठ का काम कीजिएगा और गलती कहाँ पर होता है तो देखिए यहाँ पे 6 के आगे माइनस है ना, तो 6 के आगे माइनस है तो माइनस लोग समझ लेता है और यही सबसे बड़ा गलती होता है। अब यहाँ पे समझिए कि क्या माइनस के ऊपर बार कोष्ठ लगा हुआ दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यह 6 जो है ये प्लस का काम करेगा। 6 किसका काम करेगा? तो प्लस का काम करेगा। ज़्यादा लिखने का जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे देखिए 8 6 क्या हो गया? तो 14 हो गया।
14 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब 14 माइनस में है, ये 14 जो है ये माइनस में है, तो 10 और 7 17, 17 को जोड़ करके क्या करेंगे कि 14 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 3 बचेगा। अब यहाँ पे समझिए कि 16 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। फिर 13 को क्या करना है कि 11 में जोड़ देना है, तो कितना आएगा, तो 24 आएगा। 13 को 11 में जोड़िएगा तो 24 आएगा। अब खेला यहाँ पर भी है, देखिए 18 भागे 1/8, यहाँ दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं, तो गुना का चिन्ह छुपा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए गुना का चिन्ह छुपा हुआ है, लेकिन यह का काम करेगा। कौन सा गुना, तो का वाला। और आप जानते होंगे कि का काम भाग से भी पहले होता है, तो ये चीज आ गया यहाँ पे 24। क्लियर है। अब समझिएगा कि 8 से काटेंगे इसको तो 8 3 24, अब एक गुना हो गया। तो यहाँ पे देखिए 18 भागे 3 एकम 3, और 3 से हम 18 में भाग देंगे तो 3 छक 18, यानी कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन, 15x³ इंटू y के पावर 4 और 12x² और y के पावर 5, इतना का लघुत्तम समापवर्तय क्या होगा, यानी इतना का एलसीएम निकालना है। एलसीएम बराबर व्हाट। देखिएगा दोस्तों, इसका एलसीएम निकालना है तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होता है जो कि दोनों मिलकर के उसको काट देगा। अब यहाँ पे समझिए कि एलसीएम निकालना है तो एलसीएम बराबर 15 और 12। यहाँ पे देखिए ये जो आपका अचर राशि है, ये दोनों को क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 15 और 12 से कौन सी संख्या कटेगी, तो 60 कटती है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 1 में देल है कोई में, ठीक है। 60 वहां से भी मार सकते हैं देख करके, लेकिन समझिए अगर 2 को दे देता है इस प्रकार तो कैसे बनाते, क्योंकि 60 के बाद भी तो है कुछ। यहाँ पे देखिए 60 ही वह छोटी से छोटी संख्या है जिसको 15 भी काट देगा और 12 भी काटेगा, तो इसका एलसीएम 60 हो गया। अब देखिए यहाँ पे x दोनों में है, तो कौन सा पावर वाला, तो सबसे अधिक पावर वाला लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए x के पावर 3 हो जाएगा, और y वाला देखेंगे दोनों में कॉमन है, तो जब कॉमन रहता है तो अधिक पावर वाला लिखा जाता है, तो y के पावर कितना हो जाएगा, 5। तो यही आपका आंसर हो गया, 60x³ और y के पावर 5 आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5वां नंबर क्वेश्चन है। इसमें है कि एक पायदान को 72 रुपए में बिक्री करने पर बढ़ई को 10% की हानि होती है। अब समझिएगा कि उसका क्रय मूल्य जो होता है, किसी भी चीज का क्रय मूल्य 100% होता है। अब समझिए कि 10% हानि पर 72 रुपया में बेचता है, इसका मतलब क्या है कि 100% से 10% कम में, यानी 90% में, 90% में बेचता है प्रतिशत में, लेकिन बेचता है 72 रुपया में। दोनों बात इसका बराबर होगी, है ना। तो सबसे पहले यहां पे हम लोग निकालते हैं इसका क्रय मूल्य, यानी खरीदारी रेट कितना था। 9 दहाई 90, 9 अठे 72, 2 पचे 10, 2 चौके 8, 1% का वैल्यू हो जाएगा 4/5, 4/5 हो गया। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/5 गुने 100, 20 पचे 100, 20 चौके 80, यानी 80 रुपया में यह क्या किया था कि खरीदा था, यानी कॉस्ट प्राइस यहां से निकल गया सीपी, है ना। अब बोल रहा है क्या कि 96 रुपए में पायदान को बेचने पर उसे कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि होगी। अब समझिए कि 80 रुपया का सामान है, उसको अगर 96 रुपया में बेचा जाएगा, यानी सेल किया जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस है, 96 रुपये में बेचा जाएगा, तो स्वाभाविक है कि लाभ होगा, क्योंकि 80 रुपया का सामान है, 96 रुपया में बेचा जा रहा है। तो कितना लाभ हो रहा है, देखिए तो 16 रुपया लाभ हो रहा है, कितना में, तो 80 में, गुने 100, 16 से 16 पचे 80, 5 से काटेंगे तो 20 पचे 100, यानी 20% की इसका क्या हो रहा है, 20% लाभ हो रहा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6ठा नंबर। इससे बोला जा रहा है कि P और Q एक कार्य को मिलकर 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, यानी P और Q दोनों मिलकर के काम करता है ना, तो 6 दिन में काम को समाप्त कर देता है।
क्यू अकेला इसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यानी क्यू अकेला काम करता है ना, तो कितना दिन लगता है, तो 10 दिन का समय लगता है। अब बोला जा रहा है पी अकेला इसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि ये दोनों का आपको क्या करना है, तो एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 30। एलसीएम हो जाएगा 30। 6 से 6 बचे 30 और 10 से 10 तिहाई 30। हम लोगों से पूछा है कि P कितना दिन में काम कर पाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये Q का कार्य क्षमता है, ये टोटल काम कितना है, तो 30 काम है। अब देखिए कि Q जो है वह 3 काम प्रतिदिन करता है, जबकि P और Q दोनों मिल करके करता है तो 5 काम प्रतिदिन कर पाता है। तो सोचिए कि Q का ही कार्य क्षमता 3 है, तो सोचिए कि 5 में से अगर हम 3 को घटा देते हैं तो 2 बचेगा, और 2 किसका, तो P का। यानी P का कार्य क्षमता 2 है और P को अकेला काम करना पड़े कितना काम, तो 30 काम। 2 के हिसाब से करेगा तो 15 दूनी 30, यानी 15 दिन का समय लगेगा इसको, और यही तो आपका आंसर हो जाएगा 15 दिन। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा 7वां नंबर। इसे बोला जा रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 1 वर्ष में 10% की दर पर प्राप्त होने वाला ब्याज 400 रुपये है। तो यहाँ पे देखिएगा कि 1 वर्ष में हम लोग जानते हैं कि समय में अगर दर से गुना करते हैं तो यह कुल साधारण ब्याज निकलता है। तो 1 वर्ष का है और रेट कितना है, तो 10%, तो 10 से कम 10% इसका ब्याज हो गया। आ रहा है समझ में। अब देखिए कि 10% ब्याज होता है, लेकिन ब्याज होता है कितना, 400 रुपये। तो समझिए कि 10% बराबर कितना, तो 400 रुपये। 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी 1% बराबर 40। तो 100% इसका मूलधन होगा, तो 100% बराबर हो जाएगा 4000 रुपये। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि 4000 रुपये हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1% से कितना गुना बढ़ा है, तो 100 गुना बढ़ा है, तो 100% हुआ है। उसी प्रकार इसमें भी क्या करेंगे कि 100 गुना कर देंगे, तो 40 में 100 से गुना कीजिएगा तो 4000 हो जाएगा। अब देखिए इसका जो क्रय मूल्य है, सॉरी क्रय मूल्य बोल रहे हैं, इसका जो मूल प्राइस है यानी मूलधन है वह कितना है, तो 4000 रुपये है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि उतना ही धन, यानी इसी धन के लिए उसी दर पर, यानी दर उतना ही रहना चाहिए, और उतनी ही अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए यदि ब्याज अर्धवार्षिक समायोजित हो। अब यहाँ पे समझिएगा कि अर्धवार्षिक अगर ब्याज लिया जाए तो कितना होगा। अब यहाँ पे समझिए कि अर्धवार्षिक मतलब क्या, 1 साल में 2 गो अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक मतलब 6 महीना पर। तो सोचिए कि 4000 इसका क्या है, मूलधन है ना। इसका जो मूलधन है वह कितना है, तो 4000 रुपये है। अब यहाँ पे समझिएगा कि 10%, तो 10% यहाँ पे समझिए 10% यह वार्षिक है, जबकि इसको अर्धवार्षिक करने के लिए क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो 5, यानी 5% प्रति अर्धवार्षिक, क्योंकि रेट जो है 10% वार्षिक है ना। तो अर्धवार्षिक करने के लिए इसको क्या करेंगे कि 5% करना पड़ेगा। तो 5% से कितना होगा, तो देखिए पहले वर्ष में 4000 का 5% यदि निकालिएगा तो 5 चौके 20, 200 रुपये। 200 रुपये पहले वर्ष में होगा, तो साधारण ब्याज जो होता है पहले साल में वही दूसरे साल में भी होता है। ठीक है। तो 200 रुपया पहला साल में, तो दूसरा अर्धवार्षिक में कितना, तो 200, यानी पहले अर्धवार्षिक में 200 रुपया और दूसरे अर्धवार्षिक में भी 200 रुपया होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि आप जानते होंगे कि ब्याज का ब्याज लगता है तब चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना। तो जब ब्याज का ब्याज लगेगा इसका मतलब क्या है कि पहले साल का ब्याज जो है, यानी पहले छमाही का ब्याज जो होगा दूसरे छमाही में ऐड होगा, है ना। क्योंकि पहले साल में कोई या फिर पहले छमाही में कोई ब्याज नहीं लगता है, यानी पहले का जाता है कहाँ पे, दूसरे वर्ष में लगता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि 200 का फिर 5% लगेगा ब्याज, तो कितना हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 रुपया, 10 रुपया। अब देखिए यहाँ से आप क्या क्या चीज़ निकाल सकते हैं। यहाँ से आप निकाल सकते हैं इसका साधारण ब्याज, यानी 2 अर्धवार्षिक का साधारण जो ब्याज होगा कितना होगा, 200 200 400 होगा। अब देखिए कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर जो होगा वह कितना होगा, तो 10 रुपया का होगा। अब अंतर को हम अगर जोड़ देते हैं, अंतर को अगर साधारण ब्याज में जोड़ देते हैं तो वह आपका
चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो देखिए 200 200 400 और 400 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 410 हो जाएगा। 410 रुपया इसका क्या निकल गया, चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, यह 8वां नंबर क्वेश्चन है। बोला जा रहा है क्या कि निम्नलिखित तालिका के आधार पर दिए गए 6 महीनों में इकाई में निर्मित स्क्रू की औसत संख्या क्या होगी। देखिए महीना भी दिया हुआ है जनवरी से लेकर के जून तक, और पूछा गया कि क्या होगा। तो आप जानते होंगे कि औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग और बटा में सभी प्रेक्षणों की संख्या। तो सबको हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, तो देखिए आपको दिख रहा होगा कि नीचे से हम लोग देखते हैं, उधर साइड से नीचे से, तो 250 250 250 250 तो कितना हुआ 1000 1000 और 300 तो 1300 और 200 1500 है ना। तो 1500 कुल हुआ स्क्रू का निर्माण, ठीक है। यानी जनवरी में 200, फरवरी में 300, मार्च अप्रैल मई जून में 250 सबको जोड़िएगा तो 1500 हो जाएगा। कितना से भाग देना है, तो संख्या से भाग देना है। तो संख्या कितना है, तो 6 महीना है ना। तो 6 से आपको क्या करना है, तो भाग दे देना है। 6 से भाग दीजिएगा तो 6 दूनी 12, 6 पचे 30, एक जीरो बैठा दीजिए, यानी औसत इसका आ गया प्रत्येक महीना का 250 स्क्रू, और यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा 9वां नंबर। इसमें दिया गया कि किशन ने एक निश्चित गति से 96 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय की। यानी एक निश्चित उसका क्या है, गति है, यानी स्पीड है, और उससे क्या करता है कि 96 किलोमीटर का दूरी तय करता है। इसका तो बोल रहा है कि यदि वह प्रति घंटा 4 किलोमीटर धीमे साइकिल चलाता तो उसे गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 2 घंटा का अतिरिक्त समय लग जाता, यानी एक्स्ट्रा समय लगता। कब, जब वह अपने चाल को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से कम कर लेता तब। तो बोला जा रहा है कि किलोमीटर प्रति घंटा में वह गति क्या है जिस पर किशन ने वास्तव में साइकिल चलाई है। अब यहाँ पे समझिएगा, बाई ऑप्शन बनाइएगा ना तो बहुत जल्दी आपका बन जाएगा। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, बी में दिया हुआ है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, सी में दिया हुआ है आपको 16 किलोमीटर प्रति घंटा, और डी में दिया हुआ है आपका 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे समझिएगा, ऑप्शन से बनाइएगा तो इतना जल्दी बनेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अब देखिए कुल दूरी कितना है, कुल दूरी जो है वह 96 किलोमीटर है, कुल दूरी 96 किलोमीटर है। अब यहाँ पे देखिए कि 96 किलोमीटर का दूरी जब सामान्य चाल से जाता है तब इसका क्या रिएक्शन होगा। अब समझिए कि हम लोगों से क्या पूछा है, पूछा है कि जिस पर किशन ने वास्तव में साइकिल चलाई होगी, वह चाल ज्ञात करना है जिस पर वास्तविक चाल उसका होगा। तो समझिए कि वास्तविक चाल हम लोग क्या करते हैं कि ऑप्शन से लेते हैं, और ऐसा ऑप्शन लेंगे, सबसे पहले ऐसा ऑप्शन यहाँ चारों में से लेना है कि 96 को पूरा पूरा काट सके। तो यहाँ पे देखिए कि 96, क्योंकि समय बराबर क्या होता है, दूरी आ बटा में चाल। तो दूरी दिया हुआ है 96 किलोमीटर है, और चाल हम लोगों से पूछा गया है, तो जो पूछा गया वही तो ऑप्शन में होगा, है ना। तो 96 में हम अगर 12 से भाग देते हैं तो 12 × 96, यानी 8 घंटा का पहले समय लगता था, 8 घंटा का पहले समय लगता था। और बोला जा रहा है क्या कीजिए, अपने चाल को 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर लेगा। तो कम कर लेगा तो पहले 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता था, अब 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम करेगा तो कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। दूरी तो उतना ही तय करना है, यानी 96 किलोमीटर। तो 8 से अगर हम इसमें भाग देते हैं तो 12 × 96, अब लगेगा 12 घंटा। जबकि बोल रहा है क्या कि 2 घंटा का अंतर हो जाता है, जबकि यहाँ पे आ रहा है कितना का अंतर, देखिए 8 × 4 = 12, 4 घंटा का अंतर आ रहा है। तो क्या यह ऑप्शन होगा, नहीं होगा। अब कौन सा ऑप्शन देखना है, तो देखिए 18 से 96 कटता है क्या, नहीं करता है। तो 18 से 96 नहीं कटेगा, तब यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन देखेंगे, 16 से कटेगा, 16 × 6 = 96, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि 16 से हम लोग काटते हैं तो देखिए 96 किलोमीटर आपका दूरी है, और समय बराबर दूरी बटा चाल। अगर हम 16 लेते हैं तो 16 × 6 = 96, यानी 6 घंटा लगा होगा। वास्तविक चाल से वह तय किया होगा दूरी, तो 6 घंटा लगा होगा। लेकिन
वह अपने चाल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर लेता है तो कितना होगा, 12 होगा। तो 96 आप बटा में 12 है ना। यहाँ पे देखिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर लिया तो 12 हो गया। तो 12 8 96 यानी 8 घंटा अब लग रहा है। अब यहाँ पे समझिए कि पहले वास्तविक चाल से जब जाता था तो 6 घंटा लगता था, अब लग रहा है कितना, तो 8 घंटा लग रहा है। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि 2 घंटा का अंतर है कि नहीं, यानी 2 घंटा अधिक लग रहा है। और क्वेश्चन में भी यही चीज़ बोला गया है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा जैसे ही कम कर लेता है तो वह उसका जो समय है वह 2 घंटा बढ़ जाता है। तो देखिए 2 घंटा बढ़ गया कि नहीं, किससे, तो उसका वास्तविक जो चाल होगा वह 16 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। और यही आपका आंसर हो जाएगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन देखिएगा, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि 7 मीटर ऊंचाई के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर जिसकी ऊंचाई 47 मीटर है का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, तो टावर प्लेटफॉर्म से कितनी दूरी पर स्थित है। यानी टावर जो है प्लेटफॉर्म से कितना दूरी पर स्थित है। अब यहां पे समझिएगा दोस्तों, इसका प्लेटफॉर्म का ऊंचाई कितना है, तो 7 मीटर है ना। 7 मीटर इसका क्या है, ऊंचाई है प्लेटफॉर्म का। तो मान लीजिए कि यहां पे इसका 7 मीटर का ऊंचाई है प्लेटफॉर्म का। और यहां से समझिएगा कि 7 मीटर इसका ऊंचाई हो गया प्लेटफॉर्म का, और ऊपर से 1 मिनट इसको जो है मान के चलिए इतना छोटा ले लेते हैं, तो ये 7 मीटर हो गया ऊंचाई, प्लेटफॉर्म का ऊंचाई है। जबकि टावर का ऊंचाई कितना है, तो 47 है। कितना है, तो 47 मीटर है। टोटल लंबाई जो है प्लेटफॉर्म इसका टावर का वह कितना है, तो 47 मीटर है। लेकिन प्लेटफॉर्म जो है वह 7 मीटर ऊंचा है। अब यहाँ से देखिएगा कि यहाँ से यानी प्लेटफॉर्म से जो उन्नयन कोण बनता है, उन्नयन मतलब क्या, ऊपर के तरफ, उन्नयन मतलब ऊपर के तरफ जो कोण बनता है, यानी इस प्रकार का जो कोण बनता है वह कितना है, तो 30 डिग्री है। अब यहाँ पे समझिएगा कि यह 30 डिग्री का कोण बनाता है, ये जो है 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो ऑटोमेटिक है कि यहाँ से यहाँ तक का ये जो कोण होगा, ये वाला जो कोण होगा वह 90 डिग्री का होगा। तो जब एगो 90 है, एगो 30 है, तो एगो 60 होबे करेगा, ये वाला 60 डिग्री का कोण होगा, है ना, 60 डिग्री का होगा। अब देखिएगा यहाँ पे 7 मीटर क्या है, लंबा प्लेटफॉर्म है, यानी प्लेटफॉर्म का ऊंचाई जो है कितना है, तो 7 मीटर है। इसका नामकरण भी कर देते हैं हम लोग, इसका नामकरण कर देते हैं। जैसे मान के चलिए कि ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, ये डी हो गया, है ना। इसको मान के चलिए कि ई पर यहाँ पे क्या कर रहा है कि इस प्रकार यह इस शीर्ष पर उन्नयन कोण बना रहा है ना। तो हम लोगों से पूछा गया है, हम लोगों से पूछा क्या गया है कि टावर प्लेटफॉर्म से कितनी दूरी पर स्थित है। टावर जो है, ये वाला टावर प्लेटफॉर्म से कितना दूरी पर स्थित है, यानी इसका वैल्यू पूछा गया है, इसका वैल्यू। तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों का आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये दोनों का वैल्यू जो होगा आपस में क्या होगा, तो बराबर होगा। अब यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ पे आपका अनुपात में क्या आएगा, तो आप जानते होंगे, ऐसे सूत्र से बनाइएगा तो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि आराम से हम लोग बनाते हैं इसको कि 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, 30, 60 और 90 का जो रेशियो बनता है वह 1:√3:2 होता है। 1:√3:2 कितना होता है, 2 होता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि 30 के लिए 1 हो गया, 60 के लिए √3 हो गया और 90 के लिए कितना हो गया, तो 2 हो गया। अब यहाँ पे समझिएगा कि इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए 90 के लिए आपका कौन हो जाएगा, एक कर्ण हो जाएगा। 30 के लिए इसका क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। और 60 के लिए क्या हो जाएगा, ये वाला भुजा हो जाएगा। और हम लोगों को इस भुजा का मान ही निकालना है, ये वाला जो भुजा है इसका वैल्यू ही निकालना है, इतना दूरी निकालना है। तो यहाँ पे समझिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक
ये टावर का जो लंबाई है 47 मीटर है। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ से लेकर के और पूरा यहाँ तक के 47 मीटर लंबा है ऊंचाई, क्या चीज़ का, तो टावर का। जबकि यहाँ पे हम घटा देते हैं किसका, तो प्लेटफॉर्म का ऊंचाई अगर घटा देते हैं तो यहाँ से यहाँ 7 मीटर है, तो 7 मीटर इसमें से घट जाएगा तो 40 मीटर बचेगा। यानी यहाँ से जो यहाँ तक का दूरी होगा वह कितना होगा, लंबाई जो होगा 40 मीटर होगा। अब देखिए कि 30 डिग्री, देखिए 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, तो 40 है। 30 डिग्री का वैल्यू 40 है, तो आप कह सकते हैं कि अनुपात 1 का वैल्यू क्या है, 40 है। अनुपात 1 का वैल्यू कितना है, तो 40 है। क्योंकि यहाँ पे देखिए 30 डिग्री का मान कितना है, तो 40 मीटर है कि नहीं। यहाँ पे देखिए 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, तो 40 मीटर है। जबकि यहाँ पे अनुपात में कितना है, तो 1 है, यानी 1 बराबर 40 मीटर। हम लोग को किसका वैल्यू निकालना है, तो 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो 60 डिग्री बराबर हो जाएगा √3 गुने 40, यानी 40√3 मीटर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।